हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम जो है वो अपने अलजेब्रा का जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ ली थी, उसी लीनियर इक्वेशन के आगे वाले टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन टू। कैसे फर्स्ट टाइप क्या थी आपके पास, लीनियर इक्वेशन एंड हर सॉल्यूशंस, जो उसके सॉल्यूशंस थे जो भी हमने देखे, जो जो उनके मेथड थे सोल्व करने के। जैसे हम लोग पहले बात करें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या मैं बोल सकता हूँ उसको द्विघातीय समीकरण, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड जो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मैं बोल दूं द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय का मीनिंग क्या हो गया? द्विघातीय का मीनिंग हो गया कि ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो वो समीकरण जो है वो समीकरण कौन सी कहलाती है? द्विघातीय समीकरण कहलाती है। तो अगर हम द्विघातीय समीकरण का नॉर्मल इक्वेशन की बात करें, जो सामान्य समीकरण होती है द्विघातीय समीकरण की, तो सामान्य समीकरण जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सामान्य समीकरण क्या होती है द्विघातीय की? मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघातीय समीकरण है, तो द्विघातीय समीकरण जब आपके पास है तो उसका सामान्य समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी और सी जो हैं वो तीनों अचर राशियां हैं। अचर राशियां, या मैं बोल सकता हूं नियत राशियां हैं। अचर राशियां का मतलब जैसे कोई भी संख्या हो गई आपके पास 1 2 3 4 5 6, या फिर आपके पास कोई अचर मान हो गया जैसे ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी के आपको अक्सर लिखे हुए मिल जाएं, तो मैं कहूँगा ए बी सी जो है वो कैसी राशियाँ हैं? यहाँ पर अचर राशियाँ हैं। अब अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर एक्स की घात अधिकतम 1 है, तो x की अधिकतम घात 2 है इस समीकरण के अंदर, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? द्विघातीय समीकरण बोल दिया। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस द्विघातीय समीकरण जो है, कोई भी समीकरण हो अगर वो इसके जैसी नज़र आ रही है, इसका मतलब वो द्विघातीय समीकरण। अब बोलो सर कई ऐसी समीकरण होती है जो इसकी तरह नज़र ना आए, जैसे मैं बोल दूँ कि आपके पास कोई एक समीकरण है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो क्या ये द्विघातीय समीकरण है क्या? बिल्कुल है सर। कैसे? आप इसे अंदर गुणा करो, मैं क्या बनाऊंगा? 2x माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 0। इसको थोड़ा सा सुंदर लिख लें, पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दें, तो पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दूंगा तो ये तो बन जाएगा माइनस का 2x, ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और 0 के तो चाहे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ बात एक ही है। अब यहाँ पर इसको उल्टा पुल्टा कर दो। कैसे? 2x स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस का 2x लिख दिया, प्लस 0 बराबर 0। तो इस तरीके से हमने इस समीकरण को लिख दिया। तो क्या ये समीकरण जो है वो इसके जैसी नज़र आ रही है क्या? बोले सर अगर प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं तो ये समीकरण बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती है, और सी का मान कितना? 0। तो कोई भी समीकरण हो जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो वो समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण या द्विघातीय समीकरण बोली जाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लें, तो बोले सर जो है हमने यहाँ पर लिख दिया 2x स्क्वायर बराबर 0, केवल एक ही पद है यहाँ पर x स्क्वायर तक का, तो क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जरूरी नहीं कि b x भी आए c भी आए, b का मान अगर 0 हो जाएगा
जाएगा क्योंकि अचर राशि है वो। तो b का मान अगर 0 हो गया, c का मान 0 हो जाएगा, तो ये दोनों ही पद 0 के बराबर। लेकिन इससे सामान्य समीकरण जो बनेगी अपने पास द्विघात समीकरण की, वो क्या बन जाएगी, 2x² बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण का एक रूप होता है। जैसे आपको कोई भी एक एग्जाम्पल बोल दे कि 2 माइनस का 4x बराबर में 8x², क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? बिल्कुल है सर, ये द्विघात समीकरण। इसको सुंदर बना लो। सुंदर कैसे बनाओगे? इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, तो देखो क्या बनेगा। मैं बोलूँगा 8x² उधर पहले से था, ये माइनस का 4x उधर जाएगा तो हो गया प्लस का 4x, और ये 2 प्लस का है इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -2। अब सारे ही इधर आ गए तो इधर क्या बचा, 0। तो ये जो है ये भी क्या है, बन रही है अपने पास द्विघात समीकरण बन रही है। तो कोई भी समीकरण हो हमारे पास, वो उस समीकरण के अंदर अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो चर राशि की अधिकतम घात 2 होने पर हम बोलते हैं उसको द्विघातीय समीकरण या द्विघात समीकरण। अब कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण है तो उस द्विघात समीकरण को हम कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि x² आ रहा है, तो जब x² आता है तो हम उसे कितने तरीके से सोल्व करते हैं और उसके अंदर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, कितने हल हमें मिलते हैं। जो हल हमें मिलेंगे यहाँ पर उनको मूल कहा जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं या द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के अंदर जो आपके पास x चर राशि है जिसकी अधिकतम घात 2 है, उसके कितने आंसर, कितने हल हमें मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं कि हमेशा द्विघात समीकरण x के रूप में ही बने। द्विघात समीकरण ये भी हो सकती है, आपको बोल दे कि 2y² माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0, तो ये भी एक तरीके की द्विघात समीकरण ही है। केवल यहाँ पर चर राशि को हम x से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर चर राशि को हमने किससे डिनोट कर दिया, y से। तो ये भी आपके पास एक द्विघात समीकरण का ही रूप है। या फिर आपको बोल दे ऐसे कि 2a² माइनस का 4a बराबर a² माइनस 4a प्लस 12 बराबर 0, तो ये भी आपके पास द्विघात समीकरण है। लेकिन ये द्विघात समीकरण x या y में ना होकर किस में है, a के अंदर है। तो इसके अंदर हम a के सॉल्यूशंस या a के हल जो है वो ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के अंदर चर राशि को वो किसी से भी लिख सकता है, a b c d x y z किसी से भी डिनोट कर सकता है। आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघातीय समीकरण है आपके पास, तो उसके हल आप कैसे निकालोगे और उसके हल कितने हो सकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे सिंपल जो अपने पास है इससे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण के हल कितने हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई समीकरण है 2x² बराबर 0, ठीक है, सबसे सिंपल यही है आपके पास। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो x² बराबर 2 में कुछ भी भाग दें या गुणा करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, तो मैं कहूँगा x बराबर आएगा प्लस माइनस √0। प्लस माइनस √0 का मीनिंग हो गया प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का √0 ही होता है। यानी एक हल तो आपके पास आएगा प्लस 0 और एक हल आपके पास आएगा -0। तो +0 हो या -0 हो तो हम उसे केवल 0 ही मानते हैं, क्योंकि 0 के आगे प्लस या माइनस लगाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान तो 2 आए हैं अपने पास, मान तो 2 आए हैं, एक आया है +0 और दूसरा आया है -0। लेकिन फिर हम उसको आगे बोल देते हैं कि +0 और -0 का मतलब एक ही होता है। लेकिन अगर हम इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की ले लें, जैसे मैं बोल दूं x² बराबर 1, x² बराबर 1, तो यहाँ पर अगर मैं x का मान निकालूंगा तो मैं लिखूंगा x बराबर होगा प्लस माइनस √1। अब √1 का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो मैं कहूँगा x बराबर या तो होगा +1 या फिर होगा x बराबर -1। अब यहाँ पर देखो 2 हल आ गए हैं, क्योंकि +1 और -1 एक ही बात नहीं होती, दोनों अलग अलग बातें हैं, मान दोनों अलग अलग हो गए। तो +1
एक हल हो गया इस द्विघात समीकरण का, और -1 दूसरा हल हो गया इस द्विघात समीकरण का। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है या कोई भी आपके पास समीकरण है, उस समीकरण के अंदर चर राशि की जितनी अधिकतम घात होती है उस समीकरण के उतने ही हल होते हैं। जैसे किसी भी समीकरण की घात जो है वो अधिकतम घात है 1, तो उस समीकरण का एक ही अधिकतम हल हो सकता है। यदि किसी समीकरण की चर राशि की अधिकतम घात 2 है या वो द्विघातीय समीकरण है, तो मैं कहूँगा कि उसके अंदर जो आपके पास चर राशि है जिसमें वो द्विघात समीकरण बन रही है उसके अधिकतम हल 2 हो सकते हैं। जैसे किसी चर राशि के अधिकतम घात किसी समीकरण में 3 है, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि इस समीकरण के लिए अधिकतम हलों की जो संख्या है वो 3 होगी, यानी जितनी घात होगी चर राशि की उतने ही उसके हल होंगे। तो द्विघात समीकरण की हम बात करें तो द्विघात समीकरण के हल कितने होंगे? 2 में अधिकतम हल होंगे। एक आप चाहे तो पॉजिटिव ले सकते हो, दूसरा नेगेटिव ले सकते हो, वो भी किस पर डिपेंड करेगा? इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। अब इसके हल जो हम ज्ञात करते हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक तो हम लोग घटक करके किसी भी समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग जो है वो घटक ना करके, एक बड़ा ही प्यारा सा साइंटिस्ट था, अपने इंडियन ही साइंटिस्ट थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने अपने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले के बेसिस पर भी हम लोग इसके मूल या इसके हल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हम एक एग्जाम्पल लेकर इसके हल या मूल जो है वो ज्ञात करते हैं। आप नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले हम सामान्य समीकरण के आधार पर ही देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास दोनों तरीके हैं हल ज्ञात करने के। उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल लिखकर उसे समझ लेंगे। तो सामान्य समीकरण के बेसिस पर अगर हम देखें कि किस तरीके से हम हल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो फर्स्ट जो आपके पास तरीका होता है, और सिंपल भी तरीका है, कैलकुलेशन जो है वो कम होती है इसके अंदर, वो फर्स्ट तरीका होता है आप करते हो घटक। तो घटक करके आप हल ज्ञात कर सकते हो। घटक करने का मतलब क्या होगा? घटक करने का मीनिंग क्या हो गया? घटक करने का मीनिंग जो है वो क्या हो गया कि आपके पास जैसे कोई भी सामान्य समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसके अंदर यहाँ पर 3 पद हैं, ठीक है। आप क्या करते हो कि इसको 4 पदों की समीकरण के अंदर बनाते हो। 4 पदों की समीकरण बनाकर पहले 2 पद में से कुछ कॉमन ले लेते हो, अंतिम 2 पद में से कुछ कॉमन ले लेते हो, और इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाती है। अब घटक करने के लिए, यानी इसको हमें अगर एक और पद इसके अंदर जोड़ना है तो हमें घटक करने पड़ते हैं। और घटक करने के लिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है घटक करने पर, ठीक है। आप 2 घटक करते हो, इसके क्या करते हो? 2 घटक करते हो। bx जो है आपके पास बीच वाली क्वांटिटी, इसके आप लोग हमेशा घटक करोगे, ठीक है। और इसको आप लोग 2 टुकड़ों में तोड़ोगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? 2 घटक बोलते हैं। और 2 टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ना है कि जो 2 घटक आपके पास आ रहे हैं उन दोनों घटकों का जो योग है आपके पास, उन दोनों घटकों का जो योग है आपके पास वो हमेशा bx के या b के बराबर आ जाए। उन दोनों घटकों का योग जो है वो तो किसके बराबर आ जाए? bx के बराबर आ जाए। और उन दोनों घटकों का जो गुणा है वो दोनों घटकों का गुणा इन दोनों पदों के गुणा के बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं इसे लिखना चाहूँ डेफिनेशन के अंदर, तो मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहली बात मैं किसके घटक करता हूं? हमें bx को
दो टुकड़ों में तोड़ना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है। और ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को ही क्या बोला जाता है? घटक बोला जाता है। फिर हम क्या करेंगे? मैं दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूं तो टुकड़े किस प्रकार के लेंगे? तो मैं बोलूँगा कि दोनों टुकड़ों या दोनों घटकों का योग, दोनों घटकों का योग किसके बराबर आना चाहिए? दोनों घटकों का योग bx, या फिर मैं इसको बोल दूं द्वितीय पद, द्वितीय पद के बराबर आना चाहिए। दोनों घटकों का योग जो है वो द्वितीय पद के बराबर आना चाहिए। यह अपने पास दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या? तीसरी चीज हम क्या देखेंगे? तो मैं लिखूंगा कि दोनों घटकों का गुणा प्रथम व तृतीय घटक, प्रथम व दोनों घटकों का गुणा प्रथम व तृतीय पद के गुणा के बराबर होना चाहिए, गुणा के बराबर होना चाहिए। और ऐसा आप लोग कर लोगे तो आपका इक्वेशन जो है वो बहुत ही सिंपल बन जाएगी, यानी आप सिंपल तरीके से उसको आंसर जो है वो ज्ञात कर सकते हो। क्या करना है हमें? घटक करके हल अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको जो बीच वाला पद है bx, इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है। ये जो टुकड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। ठीक है, ये जो दो घटक हैं, इन दोनों घटकों को हम कैसे करेंगे? तो इन दोनों के बेसिस पर करेंगे कि दोनों घटकों का योग द्वितीय पद जो bx है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात क्या? दोनों घटकों का गुणा, यानी जो यहां पर इसके हम दो घटक कर रहे हैं उन दोनों घटकों का गुणा प्रथम व द्वितीय पद के गुणा के बराबर होना चाहिए। प्रथम ये रहा, तृतीय ये रहा, इन दोनों पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो हम घटक जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट तरीका जो है वो सोल्व करने का, तो नेक्स्ट तरीका जो है अपने पास दूसरा, वो तरीका होता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, ये पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर जो उसके हल आते हैं उन हलों को हम किसके आधार पर बता सकते हैं या क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो श्रीधराचार्य जी ने कहा था कि अगर कोई द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण का सामान्य रूप अगर ax² + bx + c = 0 है तो इसके दो हल होंगे, और दो हल होंगे तो जो x के रूप में अगर ये समीकरण बन रही है तो मैं लिखूंगा x बराबर, इसके जो हल हैं वो अगर y के रूप में बन रही है तो y बराबर लिख लेंगे, z के रूप में बन रही है तो z बराबर लिख लेंगे। तो x का मान जो है यहाँ पर वो x का मान कितना होगा? -b + -√b² - 4ac/2a। अब उसके अंदर तो देखो हमें घटक करने पड़ रहे थे, घटक करने के बाद में क्वेश्चन को कर रहे थे। बोले सर ये वाला प्रोसेस बहुत लेंथी है। ठीक है, लेंथी नहीं है, वो इससे इजी प्रोसेस है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये फॉर्मूला जो है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है, श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। इसके बेसिस पर हम x के मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो
दो साइन एक साथ लिखे हैं मैंने, प्लस और माइनस। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया x का एक मान तो आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और दूसरा x का मान क्या आएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यानी x के दो मान आपको मिलेंगे, और वो दोनों मान एक बार तो आप प्लस का साइन रखोगे तो मिलेगा, और दूसरा मान जब आप यहाँ पर माइनस का साइन रखोगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सोल्व करने से पहले भी ये देख सकते हैं कि दोनों मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है, कि दोनों मूल जो हैं वो वास्तविक है या नहीं है, या काल्पनिक मूल हैं, या फिर दो मूल होंगे या फिर एक मूल होगा। तो बोले सर आप बोल रहे हो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, फिर यहाँ पर एक मूल ये कैसे बताएगा? तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं दो। अब मान लो दोनों मान अगर बराबर आ गए, जैसे ये भी मान 2 आ गया, ये भी मान 2 आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि x के दो मान आए हैं या x का एक ही मान आया है? हम बोलेंगे कि x का एक ही मान आया है, क्योंकि दोनों मान जो हैं आए वो बराबर आ गए हैं। तो हम इस सूत्र के आधार पर ये भी देख सकते हैं कि जो मूल आ रहे हैं या जो हल जो इसके हैं, जो x का मान आ रहा है वो वास्तविक है या काल्पनिक है, या एक ही आ रहा है या दो आएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो किसके आधार पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो ये आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको एक ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट नहीं, जो अंडर रूट के अंदर राशि नज़र आ रही है। अंडर रूट के अंदर कौन सी राशि नज़र आ रही है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके आधार पर हम बता सकते हैं, और इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डी से इसे डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। और ये होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी जो है वो मिडिल टर्म है, यहाँ पर द्वितीय पद है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या गुणांक है। सी जो है वो अचर राशि है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कि इसके आधार पर हम किस तरीके से बताएंगे। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर लिखता हूँ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आए, या फिर मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आए, यानी बी स्क्वायर का मान 4ac से बड़ा हो तो ये मान धनात्मक आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है या ये मान धनात्मक है, तो धनात्मक अगर मान होगा तो मैं कहूँगा कि समीकरण जो है, इस समीकरण के दो मूल होंगे, अलग अलग दो मूल होंगे, ठीक है। और ये दोनों मूल जो है वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। दोनों मूल जो है वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। यानी जो हम वास्तविक और काल्पनिक की बात करते हैं, तो अगर किसी मान के अंदर आयोटा आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो काल्पनिक मान है। या फिर मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँ तो अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास है, इसका मान आ गया ऋणात्मक, तो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक राशि बन जाएगी, और अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक राशि का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो उसे हम काल्पनिक बोलते हैं। या फिर नेगेटिव मान आ गया तो वहाँ पर हम आयोटा लगाते हैं, जो आप 12th क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का जो 11th के लास्ट के अंदर आप लोग पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से टॉपिक आता है आपके उसके अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको केवल इतना ही देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है तो समीकरण के दो अलग अलग मूल होंगे, और वो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अगर हम दूसरी बात करें, यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि समीकरण जो है उसका एक ही मूल होगा, समीकरण जो है उसका एक ही मूल होगा, यानी उसके जो मूल आएंगे दो, वो दोनों बराबर होंगे। और इसी वजह से हम कहेंगे कि जो समीकरण है उसका एक ही मूल होगा। और इस मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो मैं बोलूँगा ये जो मूल है वो कैसा आएगा आपके पास, वास्तविक आएगा। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो थर्ड कंडीशन आपके पास क्या होती है, थर्ड कंडीशन होती है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो, या फिर मैं बोल दूं ऋणात्मक हो, लेस देन 0 हो या फिर कैसा हो, ऋणात्मक हो। तो लेस देन 0 या ऋणात्मक हो तो मैं क्या बोलूँगा कि समीकरण जो है आपके पास, इस समीकरण के मूल जो हैं वो मूल वास्तविक ना होकर कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। वास्तविक ना होकर कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। तो आपको ये जो तीन बातें हैं, इन तीन बातों के आधार पर आप ये बता सकते हो कि इसके जो हल आएंगे इस द्विघात समीकरण के, वो वास्तविक आएंगे या दो आएंगे हल, या एक हल आएगा, या वो हल जो है वो काल्पनिक आएंगे। तो ये दो तरीके हैं आपके पास किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने या उसको हल करने के। अब हम एक एग्जाम्पल से इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं। नोट डाउन कीजिए आप इसे। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कोई मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम केवल ये देख रहे हैं कि अपने यूज के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो यूज आएगा वो किस किस तरीके से यूजेबल क्वांटिटीज़ होंगी और उनको हम लोगों को कैसे सोल्व करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं द्विघात समीकरण को। एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया, 6x² + 5x + 1 बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण है आपके पास और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है इसके मूल ज्ञात करो या हल ज्ञात करो इसके, ठीक है। तो मूल या हल ज्ञात करेंगे तो हम बोलेंगे हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है जिस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो है घटक करके, और दूसरा तरीका है अपने पास श्रीधराचार्य जी जिंदाबाद हैं। तो फर्स्ट अगर तरीका हम लोग लगाएं कौन सा, घटक वाला, तो घटक करें तो मैं कहूँगा मेरे पास समीकरण क्या है, 6x² + 5x + 1 बराबर 0। इसकी तुलना करूँ मैं अपनी बेसिक समीकरण से, तो बेसिक समीकरण होती है bx + c बराबर 0। तो देखो कंपैरिजन करो, यहाँ से अगर कंपैरिजन करूँगा तो a 6 के बराबर, b 5 के बराबर और c का मान 1 के बराबर है। चलिए अब इसके घटक करते हैं। तो घटक करने का तरीका क्या, हमने क्या लिखा है कि घटक हम क्या करेंगे, इस 5x को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे और वो दोनों टुकड़े जो हैं वो क्या बोले जाते हैं, घटक बोले जाते हैं। तो 5x के मुझे दो टुकड़े करने हैं। कैसे टुकड़े करने हैं कि योग करने पर किस किस का योग करूं मैं कहूँगा कि अगर दो आपके पास दो टुकड़े या दो घटक बनेंगे, उन दो घटकों का
योग जब मैं करूं तो वो योग जो है वो कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। और दोनों घटकों का जो गुणा है वो गुणा प्रथम व तृतीय पद के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो प्रथम पद है 6x² और तृतीय पद है 1, तो गुणा कितना हो गया, 6x² हो गया। यानी दोनों घटकों का योग तो 5x आना चाहिए, गुणा 6x² आना चाहिए। तो अगर दोनों घटकों का योग 5x आना चाहिए तो मैं कहूँगा 5 होता है, 3 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो एक घटक तो मैं ले लेता हूँ, आपके पास एक घटक जो है वो तो मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है, x, और दूसरा घटक जो है वो मैं ले लेता हूँ 2x। दोनों को योग करो, देखें क्या 5x आ रहा है, क्या बिल्कुल 5x आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो गुणा करोगे तो गुणा करने पर 3x को 2x से गुणा किया तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6x को s से गुणा किया तो x² कितना आ गया, 6x²। तो गुणा करने पर 6x² आ रहा है, यानी इसको मैं इन दोनों टुकड़ों के योग के रूप में लिख सकता हूँ। लिख दो, मैंने लिख दिया 6x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस 1 बराबर है 0। अब देखो कैसे सॉल्व करें आगे। इन दोनों में से आप कॉमन ले लो x को, और क्या कॉमन ले सकते हो, 3 भी कॉमन ले सकते हो। तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2x, यहाँ पर क्या बच गया, 3x कॉमन ले लिया तो 1, प्लस में इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी, मतलब 1 मैं लिख लूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2x प्लस 1 बराबर है 0। अब यहाँ से देखो आपको जो है वो इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसके गुणनखंड बनाऊँ तो देखो गुणनखंड क्या क्या बनेंगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 1, ये रहा 1, 3x प्लस 1 गुणा में 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, इसे हमें सोल्व करना है तो पहले इसको 0 के बराबर कर दो, फिर इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो इसको 0 के बराबर मैं अगर करूँ तो इसको 0 के बराबर करने पर देखो क्या मान आएगा, मैं लिखूँगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -1/3। तो ये आपके पास x का एक मान आ गया। अब अगर यहाँ से मैं लिखूँ इसको 2x प्लस 1 बराबर 0 करूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया -1/2। तो ये दोनों मान जो है वो x के आपको मिल गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरा जो अपने पास मेथड है बाइनोमियल थ्योरम, जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दूसरे तरीके से हम सोल्व करें तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका है आपके पास श्रीमान दराचार्य जी, श्रीमान दराचार्य जी। तो दराचार्य जी के सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। चलो a b c के मान लिखो, और पहले तो हम बात करेंगे कि दो मूल आएंगे यहाँ पर, एक प्लस रखने पर दूसरा माइनस रखने पर। तो प्लस की बात करें तो प्लस रखेंगे तो एक मूल आएगा, माइनस रखेंगे तो दूसरा मूल आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a b c के मान देखें तो देखो यहाँ से हम कंपैरिजन करें अपनी बेसिक समीकरण का इस समीकरण के साथ, तो वहाँ पर x² का गुणा है a, तो यहाँ पर x² का गुणा कितना है, 6। तो इसका मतलब a बराबर आ गया आपके पास 6। यहाँ पर x का गुणा है b, यहाँ पर x का गुणा है 5, तो b बराबर आ गया 5। यहाँ पर c है तो c यहाँ पर कितना है 1, तो c बराबर आ गया 1। अब मान रखो, देखो दोनों तो अलग अलग कर लिए हमने, एक बार इधर प्लस रखेंगे एक बार इधर माइनस रखेंगे। तो जब मैं प्लस मान रखता हूँ तो देखो x बराबर -b का मान कितना 5, प्लस केवल प्लस का इधर देख रहे हैं, अंडर रूट के अंदर b² b का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान कितना, a का मान 6, c का मान कितना 1 बटे में 2, a का मान है 6।
रख दिया यहाँ पर मान। देखो x का मान कितना आया, x बराबर -5 प्लस अंडर रूट के अंदर देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 24 बटे में 12, ये बन गया आपके पास। 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 24 हम कहेंगे 1 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो x बराबर बन 1 बटे में 12। तो -5 प्लस 1 यानी -4 बटे में 12, -4 बटे में 12, 4 को कैंसिल आउट कर दिया 3 बार, तो अपना आंसर क्या आ गया, -1 बटे 3। तो ये x का एक मान अपने को मिल गया। क्या उसके अंदर आया था, क्या बिल्कुल आया था सर, x बराबर -1 बटे 3। चलिए दूसरा हम लोग मूल निकालते हैं। तो दूसरे मूल के अंदर हम बीच के अंदर यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4, a का मान 6, c का मान 1 बटे में 2 गुणा a का मान 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5, ये हम बोलेंगे कितना आया, 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 आ रहा है, 25 माइनस 24 मतलब मान आ गया 1 बटे में 12, -5 -1 तो दोनों जुड़ जाएंगे, -6 बटे 12, 6 से कैंसिल आउट करूंगा तो मान कितना आएगा, -1 बटे 2। तो x का मान आ गया -1 बटे 2 और यहाँ से x का मान आ गया आपके पास -1 बटे 3। तो आप लोगों को जो भी इन दोनों में जो तरीका आपको अच्छा लगे, इन दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हो इजीली तरीके से, जो भी आपको इजी लगे। हम इसके और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज के लिए आप लोग इतना ही पढ़ो। वापस से किस तरीके से घटक करते हैं हम लोग, किस तरीके से श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला लगाते हैं। थैंक यू।